हाय फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। बात है सरफेस टेंशन के चैप्टर की। और सरफेस टेंशन में हमने अभी पढ़ा है सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में रिलेशन। जो इक्वेशंस 10.21 और 10.22 दिख रही हैं उनके मुताबिक बेसिकली सरफेस टेंशन को अगर मैं एस के नाम से लिखूं, सरफेस टेंशन को अगर मैं एस के नाम से लिखूं, मैं तो उसे टी बोलता हूं। बेसिकली तो ये टी है, तो ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ, या टी है एनर्जी, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया को ही किताब ने एस कहा था, उसी को मैं टी के नाम से बोल रहा हूं। बस इसेंशियली अब तक यही दो फॉर्मूले पढ़ाए गए हैं सरफेस टेंशन में, बस इतने ही फॉर्मूले काम के हैं। ध्यान आपको ये देना पड़ेगा कि कभी कभी इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बल्कि ज्यादातर, और कभी कभी ज्यादातर जो एरिया आपको दिखता है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर वो कहता है कि ये एक स्लो फिल्म है और ये एयर में है, तो एयर और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहाँ भी एक बाउंड्री बना रहे हैं, और एयर और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहाँ भी एक बाउंड्री बना रहे हैं, तो आपके यहाँ के एरिया को में भी सरफेस एनर्जी रिसाइड करती है और यहाँ के एरिया में भी सरफेस एनर्जी रिसाइड करती है। एरिया आपको दोनों साइड का मिला के लेना पड़ेगा, इसलिए ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में एरिया हम लोग डबल करने के बाद लेते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई स्ट्रक्चर वायर से बना होता है, एक बार और लिख दीजिए एक लाइन कि फॉर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ वायर्स, फॉर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ वायर्स effective length of contact, for structures made of wires the effective length of contact over which the effective length of contact over which the force of surface tension acts, the effective length of contact over which the force of surface tension acts, ये मान लीजिए ये केस है, ये स्ट्रक्चर वायर का बना हुआ है ना, the effective length over which the force of surface tension acts, L effective is equal to 2 into perimeter। ये स्ट्रक्चर का जो भी पेरीमीटर है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि जो वायर होता है उसमें इफेक्टिव लेंथ 12 होती है। अगर ये वायर है और ये लिक्विड के ऊपर रखा है और एयर के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे भी अलग फोर्सेस काम कर रहे हैं और यहाँ पे भी अलग फोर्सेस काम कर रहे हैं। इसको और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। हाँ बोलिए। मतलब 4 जगह से सरफेस फॉर्म हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना? 4 जगह से सरफेस फॉर्म हो रहा है, ऐसा कम हो रहा है कुछ कि ऊपर और नीचे और लेफ्ट एंड राइट, ऐसा कुछ नहीं। बस वो तो आप तो उसका कुछ मत दिमाग लगाइए, सीधे से रटिए। पेरीमीटर जो भी है ना, आपको स्ट्रक्चर जो दिया है उसका जो पेरीमीटर है, बस आप उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और कुछ समझने की उसे कोशिश मत करिए, कंफ्यूज ही होंगे। थोड़ा थंब रूल है जो कभी फेल नहीं होता। ये स्ट्रक्चर्स जो वायर के बने होते हैं उनमें जो भी पेरीमीटर आपको दिख रहा है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको इस चैप्टर में इसके न्यूमेरिकल में यूज की जाने वाली लेंथ प्रॉपर्ली मिल जाएगी। मैं ये अगर स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, ये मान लीजिए डिस्क है, तो लिख दीजिए, क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं, डिस्क इज केप्ट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। पानी है, इसके ऊपर ये डिस्क रख दी गई। ये इस कंटेनर में पानी है और इसके ऊपर यहाँ ये डिस्क रख दी गई है, पानी के ऊपर डिस्क रख दी गई है। कहता है कैलकुलेट दी इफेक्टिव calculate the effective force of surface tension on the disk, calculate the effective force of surface tension on the disk। तो फोर्स जो है सरफेस टेंशन का केवल इन बाउंड्रीज पे लगेगा। ऐसे में आपको पूरा एरिया कंसिडर नहीं करना है। फोर्स निकालने के लिए आपको पूरा एरिया कंसिडर नहीं करना है। टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा T into लेंथ। यू डोंट हैव टू कंसिडर द एरिया। द इफेक्टिव लेंथ नाउ इज T into खाली 2 पाई r, क्योंकि ये डिस्क है ना, केवल यही जो है, केवल यहाँ पर ये जो लेंथ है
यहाँ पे पानी और एयर जो कांटेक्ट में है वही इस पे फोर्स लगाएगा। अब पानी और एयर का कांटेक्ट एक ही बाउंड्री पे हो रहा है बस, तो जो इफेक्टिव लेंथ है आपकी बार 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये डिस्क है। अगर ये रिंग होती ना, अगर ये रिंग होती तो इसमें बाहर भी पानी होता, अगर ये रिंग होती तो इसमें बाहर भी पानी होता और इसमें अंदर भी पानी होता। अगर रिंग होती तो अंदर भी पानी होता, बाहर भी पानी होता, तब हम इसको जरूर बोलते कि इफेक्टिव लेंथ डबल हो गई। जहां पानी और सॉलिड कांटेक्ट में है वो भी माना जा सकता है। जिस लेंथ पे पानी के मॉलिक्यूल और सॉलिड के मॉलिक्यूल कांटेक्ट में है वहां पर फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन लग रहा है। कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी मेरे ख्याल से। एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे कराऊं कि क्वेश्चन ये है, नीडल, आयरन की नीडल है या स्टील की नीडल है, इज केप्ट जेंटली on surface of water, of course in a container, it keeps floating। जो नीडल है ना ये फ्लोट कर रही है, नीडल फ्लोट कर रही है। कैलकुलेट m of the needle। of course वही सरफेस टेंशन और लेंथ वगैरह के टर्म्स में नीडल ऑफ लेंथ L कर सकता हूं मैं, नीडल ऑफ लेंथ L is gently is kept gently on surface of water in a container and it keeps floating। यहाँ पर पानी है, of course ये लिक्विड कॉलम है और रेस्ट पर है, ये लिक्विड कॉलम है और रेस्ट पर है। और यहाँ अगर मैं नीडल रख दूं तो ये नीडल थोड़ी ऐसा बना देती है और थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ऐसे नीडल ना रेस्ट पे आ जाती है, नीडल रेस्ट पे आ जाती है। अगर बहुत धीरे से आप रखेंगे तो नीडल इस पे टिक जाएगी, अंदर डूबेगी नहीं। हालांकि स्टील की डेंसिटी पानी की डेंसिटी का कंपैरिजन में 8 टाइम्स ज्यादा है और इसे डूब जाना चाहिए, पर अगर आप बहुत धीरे से रखेंगे, शायद मान लीजिए कि यहाँ एक फिल्म बनी हुई है, जैसे चाय ठंडी होती है तो उसके ऊपर जो लेयर बन जाती है वैसे एक फिल्म बनी हुई है और उस फिल्म पे धीरे से अगर शायद कुछ रख दें तो फ्लोट करे, वैसी फिल्म यहाँ एक बनी हुई है। अब क्या होगा, अगर कीवर्ड इज फ्लोटिंग, फ्लोटिंग इज अ कीवर्ड। फ्लोटिंग का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, फ्लोटिंग का मतलब इक्विलिब्रियम, मतलब जरूर इसके mg को जो इस चैप्टर को तुम पढ़ रहे हो, जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उसके फोर्स से इक्वेट करो। फ्लोटिंग या बैलेंसिंग या इक्विलिब्रियम ये कीवर्ड्स हैं। अगर बात फ्लोटिंग की करें या बात बैलेंसिंग की करें या क्लियरली इक्विलिब्रियम की बात करें तो mg को फोर्स ऑफ दिस चैप्टर जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे इक्वेट कर दें, mg को इस चैप्टर के फोर्स से इक्वेट कर दें, mg को इस चैप्टर के फोर्स से इक्वेट कर दें। बस फिर इस चैप्टर में जो फोर्स है ना वो सरफेस टेंशन का फोर्स है और वो T इंटू 2L है। अगर आपको m निकालना है तो T इंटू 2L बाय G, दिस इज द आंसर। इस 2L को ही मैं थोड़ा और बेटर समझाना चाहता हूँ, ये 2L क्यों आएगा, अब वो आप परफेक्ट समझ पाएंगे ये 2L मैंने क्यों लिया है। बेसिकली तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ यार ये तो वायर से बना स्ट्रक्चर है, तो लेंथ अगर इसने L बोली है तो मैं तो 2L लूंगा। जो फोर्स और सरफेस टेंशन है वो T इंटू 2L होगा और बस फिर तो इतनी सिंपल सी इक्वेशन पे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। क्या हो रहा है कि हाँ बोलिए सर, आपने बताया था कि जो लेंथ है वो 2 इंटू पेरीमीटर है, लेंथ इफेक्टिव लेंथ। हाँ, ये नीडल के केस में जो पेरीमीटर है ना, नीडल के केस में तो शायद ये ऐसी नीडल होगी ना, ऐसी पतली सी नीडल होगी, तो ये L हो गया और ये L हो गया और ये विड्थ जो है वो शायद नेग्लिजिबल होगी, विड्थ दी नहीं है।
सर तो अगर अपन पेरीमीटर निकालेंगे तो 2L आ जाएगा। हाँ, तो पेरीमीटर नहीं, और 2 into 12 करेंगे तो 4L आ जाना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, वो पेरीमीटर जो है वो अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता ना तो हम उसका पेरीमीटर बोलते हैं। अब ये नीडल तो एक वायर है लेंथ एल का, अब उसका तो आप उसको तो पतला सा ही मानते हो, तो ये लेंथ एल ही होता है, उसमें पेरीमीटर पूरा नहीं गिनते अपन, बीच में पानी आना चाहिए। अच्छा, ओके सर। हम्म। ये नीडल नीडल जो है, हॉरिजॉन्टली प्लेस होगी ना? हाँ इसको हॉरिजॉन्टली रखा है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड, इज केप्ट जेंटली, हॉरिजॉन्टली भी बोलना चाहिए हमें, हॉरिजॉन्टली रखी है, बात सही है आपकी, हॉरिजॉन्टली रखी है। अब देखिए सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है उसके बारे में हम बोलते हैं कि वो टेंजेंशियल काम करता है, और इस तरह से काम करता है कि एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करे, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे। तो ये जो फोर्स है ना, ये सरफेस टेंशन का फोर्स यहाँ काम करेगा एक्चुअली, ये टेंजेंशियल। थोड़ा अप्रोक्सीमेटली मैं मान लूं तो ये सिचुएशन है, टीएल यहाँ काम करेगा और टीएल यहाँ काम करेगा, शायद कुछ अब यहाँ आपको क्लियर हो जाए। ये नीडल है, ये हल्के से एंगल पे है, मान लीजिए सपोज ऐसी रखी है, ऐसी रखी है, तो फिर टेंजेंशियल काम करता है ना ये, टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस, और वो इसी को कॉन्ट्रैक्ट कराने की चाहेगा, इसको उठा देना चाहेगा, तो ये वाला पोर्शन मिनिमाइज हो जाएगा। आपको कुछ दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे भी टीएल है और यहाँ पे भी टीएल है, इसलिए जो फोर्स और सरफेस टेंशन है वो T/2 है। जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो 2L होती है, जहाँ शायद थोड़ी बहुत आपको समझ में आ रही हो। न्यूमेरिकल्स जहाँ तक सॉल्व करने हैं तो ये आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, एक वायर से बना हुआ कोई सा स्ट्रक्चर है, वायर से बना हुआ, तो पेरीमीटर का डबल कर दीजिए, और खुद एक वायर ही है बस, तो फिर इसका अलग से पेरीमीटर कुछ नहीं है, ये खुद बस इसकी टोटल लेंथ एल दी गई है। सवाल जो सवाल में लेंथ दी जाती है ना, जो भी बेसिक लेंथ क्वेश्चन में दी जाती है ना, उसका डबल करते हैं अपन। तो इसने तो लेंथ एल ही दी है, इसका डबल इफेक्टिव लेंथ हुई। अगर वो बोलता है स्क्वायर फ्रेम है, अगर वो बोलता है स्क्वायर फ्रेम है वायर का बना हुआ, तो और उसकी साइड की लेंथ एल है, उसकी एक एज की लेंथ एल है, तो फिर ये पूरा वायर का पेरीमीटर अब मैं 4L बोलता, और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला 8TL हो जाता, फोर्स का T/4L का भी डबल, अंदर भी पानी बाहर भी पानी। अब एक प्रकार से सवाल नहीं, उसकी लेंथ दी हुई है 4L, सवाल नहीं लेंथ दी हुई है 4L, तो फिर हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर स्ट्रक्चर वायर से बना है तो जो भी लेंथ क्वेश्चन में दी गई है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, बस। क्या? हाँ जी बोलिए। सर अगर हॉलो स्ट्रक्चर नहीं हो सर, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है क्या? तो सर फिर पेरीमीटर ही लेंगे। हाँ हॉलो हो तो हमें अंदर से कोई मतलब नहीं, हमको तो उन्हीं उन्हीं मॉलिक्यूल से मतलब है जहाँ मे बी सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट में आ रही है। अगर हॉलो नहीं होगा तो सिर्फ पेरीमीटर, अगर स्क्वायर टाइप का कोई स्ट्रक्चर है तो। अच्छा हाँ ऐसा, हाँ हाँ प्लेट, हाँ अगर ये प्लेट है ना, अगर ये प्लेट है जिसमें अंदर पानी नहीं है, अगर ये ऐसा है, और ये मतलब है अगर अगर ये प्लेट है, ये पूरा सॉलिड है जिसमें अंदर पानी, वहां कांटेक्ट केवल पानी का सॉलिड का यहाँ हो रहा है ना, यस सर। तो यहाँ खाली 4L लेंगे। आप तो ये मान सकते हैं कि वो लेंथ हम लोग लेते हैं जहाँ सॉलिड का और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का कांटेक्ट होता है, सॉलिड के और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का जो कांटेक्ट होता है वो लेंथ हम लेते हैं। चलिए अब फाइनली आगे चलते हैं। ये पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट द सरफेस ऑफ वन लिक्विड, मोर जनरली वी नीड टू कंसिडर फ्लूइड सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद अदर फ्लूइड्स और सॉलिड सरफेसेस। छोड़ दीजिए कुछ। The surface energy in that case depends on the materials on both sides of the surface. बस ये एक लाइन ऐसी लिख दीजिए कि surface energy depends on the materials on both sides of the surfaces.
इसने फाइनली सरफेस एनर्जी को एक प्रकार से डिफाइन किया है, फिर से लिख दीजिए दोबारा, सरफेस एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द इंटरफेस। सरफेस एनर्जी, पैराग्राफ जहां एंड हो रहा है वहां इसने लिखा है सरफेस एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द इंटरफेस between the two materials, is the energy of the interface between the two materials and depends on both of them, मतलब एक बार वाटर यहाँ पर वैक्यूम में है और एक बार ये वाटर एयर में है, तो यहाँ पर दोनों बार इसी सेम सरफेस की एनर्जी डिफरेंट होगी, सेम सरफेस की एनर्जी डिफरेंट होगी, क्योंकि इधर के फोर्सेस अलग हैं, इधर के फोर्सेस अलग हैं, इधर के फोर्सेस अलग हैं। पर ये बातें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉनसेंस है। काम की बात केवल वही है कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ भी है और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया भी है। आपको न्यूमेरिकल्स ही केवल एक्सपेक्टेड हैं और न्यूमेरिकल्स में अगर फोर्स मांगा जाता है तो टेंशन इनटू सरफेस टेंशन इनटू कोई इफेक्टिव लेंथ करिएगा और सरफेस एनर्जी मांगी जाती है तो सरफेस टेंशन इनटू टोटल एरिया करिएगा। बाकी सारी बातें बकवास हैं। कहता वी मेक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अबव। नंबर 1 कहता है सरफेस टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ और सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। बस यही तो सब कुछ है मेरे हिसाब से। द सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ और सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। पूरी सरफेस टेंशन में जितनी भी अब तक हमने बातें की हैं उसमें शायद सिर्फ इतनी सी बात काम की कि सरफेस टेंशन F/L भी है और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया भी है। Acting in the plane of the interface between the plane of the liquid and any other substance, it also is the extra energy that the molecules at the interface have as compared to the molecules in the interior. ठीक है, इन द प्लेन वाली बात काम की बात है। आप फिर से क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए, क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए describe the direction of force of surface tension. Describe the direction of force of surface tension. बस जैसे कि ये केस है, ये एक मॉलिक्यूल है, इस पे इसी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल इधर एक फोर्स लगाएंगे और इधर फोर्स लगाएंगे। इस मॉलिक्यूल पे इस लिक्विड के यहां जो फोर्स लगा रहे हैं ना मॉलिक्यूल्स, बस यही दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहे हैं इसमें अगर आप एक ही तरफ का फोर्स देखेंगे तो ये सरफेस टेंशन का फोर्स है। हाँ, ये भी सरफेस टेंशन का फोर्स है। एक ही तरफ का फोर्स जो है वो उसका असर कभी हमें देखने को मिले, इस तरफ का फोर्स मान लीजिए खत्म हो जाए तो इस तरफ का असर हमें देखने को मिलेगा। सरफेस टेंशन की डायरेक्शन के बारे में बस मेरे को इतना सा कहना है कि सरफेस टेंशन फोर्स और सरफेस टेंशन जो फोर्स है, फोर्स की बात कर रहा हूँ, सरफेस एनर्जी की बात नहीं कर रहा, फोर्स की बात कर रहा हूँ। मैं लिखना चाहूंगा फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्स इन द प्लेन ऑफ इंटरफेस, बस यानी टेंजेंशियली टू द interface in a direction of contraction। इसकी कोशिश होगी कि ये फिल्म कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे। वो कॉन्ट्रैक्शन वाली बात यहाँ ज्यादा आसानी से समझ में आती है कि अगर ये केस है तो सरफेस टेंशन जो इस पे काम करेगा वो इधर काम करेगा, टेंजेंशियल है ना, इंटरफेस के प्लेन में भी है। इन द प्लेन वाली बात इसने अच्छे से पढ़ाई है, वो जरूर आप अच्छे से ध्यान दीजिए। सरफेस टेंशन का फोर्स टेंजेंशियल होता है, इसी प्लेन में होता है। जो बाउंड्री बन रही है ना, जो बाउंड्री इंटरफेस बन रही है, उसी प्लेन में सरफेस टेंशन का फोर्स होता है। ये लाइन अच्छी काम की है और इसीलिए कभी अगर ये सिचुएशन बन जाए तो फिर शायद बाउंड्री यहाँ बनी है, तो यहाँ फोर्स काम करेगा, बाउंड्री यहाँ बनी है तो फोर्स यहाँ काम करेगा। हल्का सा ऐसा हो जाता है एक्चुअली, ये जो है ना, हल्का सा ऐसा हो जाता है ये। तो ये जो बाउंड्री बनी है, अब सरफेस टेंशन यहाँ काम करेगा। ये जो बाउंड्री बनी है, ये सरफेस टेंशन यहाँ काम करेगा।
अगर ये बिल्कुल बाउंड्री ऐसी टाइप बन जाए, बिल्कुल ऐसे ही टाइप बाउंड्री बन जाए, ऐसी हेमिस्फीयर टाइप की ऐसी बाउंड्री बन जाए, तो सरफेस टेंशन का फोर्स यहाँ काम करेगा। ये जो भी बाउंड्री है, अपन एयर को तो ढंग से नहीं समझ पाते, तो सॉलिड और लिक्विड की बाउंड्री मान लें। जो लिक्विड फिल्म है रादर, एयर और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, जहाँ ये सॉलिड को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वहां जो इनकी बाउंड्री बन रही है ना, उस बाउंड्री के टेंजेंशियल, और इसको लिफ्ट करने की कोशिश करेगा ना, ये इस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, इसको उठाने की कोशिश करेगा। इसके रखने से फिल्म थोड़ी बढ़ गई है, उसको मिनिमाइज करना है। सरफेस टेंशन प्लेन में काम करता है, बस टेंजेंशियल टू द प्लेन, टेंजेंशियल टू द इंटरफेस। बस ये एक अच्छी बात उसने की थी, बाकी तो ठीक ही है। सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं। एट एनी पॉइंट ऑन द इंटरफेस बिसाइड्स द बाउंड्री वी कैन ड्रॉ अ लाइन एंड इमेजिन इक्वल एंड ऑपोजिट सरफेस टेंशन फोर्सेस S पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द लाइन। वही मैं आपसे कह रहा था, मैंने भी डायग्राम में यहाँ दिखाए थे ना, कहता यहाँ तो बाउंड्री हो गई, इसको तो छोड़ दो। इस मॉलिक्यूल की अगर आप बात करोगे तो इस पे यहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आ रहे हैं। इसको मैं ऊपर से देखता हूँ, टॉप व्यू देखता हूँ, इसका मैं ऊपर से टॉप व्यू देखता हूँ। ये पानी है और ये एक इमेजिनरी लाइन लीजिए, इस लाइन के इस मॉलिक्यूल को यहाँ भी खींचा जाएगा और यहाँ भी खींचा जाएगा। यहाँ के मॉलिक्यूल्स इसको यहाँ खींचेंगे और यहाँ के मॉलिक्यूल्स यहाँ खींचेंगे, यहाँ के मॉलिक्यूल्स इसको यहाँ खींचेंगे और यहाँ के मॉलिक्यूल्स यहाँ खींचेंगे। तो यही कुछ बात को समझा रहा है। मैं ये साइड सामने से देख रहा हूँ और ये ऊपर से देख रहा हूँ। पढ़ता हूँ इस बात को। कहता है एट एनी पॉइंट ऑन द इंटरफेस बिसाइड्स द बाउंड्री, इस बाउंड्री को छोड़ दो आप, यहाँ जो बाउंड्री बन रही है ना इसको छोड़ दो, जहाँ पे सॉलिड से कांटेक्ट में है, जहाँ लिक्विड और एयर कांटेक्ट में है, ये वहीं की बात कर रहा है बेसिकली। एट एनी पॉइंट ऑन द इंटरफेस बिसाइड्स द बाउंड्री, तो जो एक्सेप्शन बिसाइड वाले पॉइंट तो छोड़िए, जनरल बात करो। बिसाइड्स द बाउंड्री वी कैन ड्रॉ अ लाइन एंड इमेजिन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। ये लाइन हमने ड्रॉ की है, यहाँ इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस हम इमेजिन कर पा रहे हैं of surface tension on the line acting perpendicular to the line in the plane of interface। ये जो फोर्स है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है और इसके प्लेन में ही है, इंटरफेस के प्लेन में ही है। परपेंडिकुलर लाइन इन द प्लेन ऑफ इंटरफेस, द लाइन इज इन इक्विलिब्रियम। अब भाई यहाँ पर अगर इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस काम कर रहे हैं तो इस पे तो नेट फोर्स 0 है, तो ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगी। द लाइन इज इन इक्विलिब्रियम। टू बी मोर स्पेसिफिक, इमेजिन अ लाइन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस। कहता है ये लाइन पे आप मान लीजिए यहाँ एटम ही एटम है, कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इमेजिन अ लाइन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस। ये कह रहा है मान लीजिए यहाँ पे एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं एक लाइन के अलाउंग, बस तो इस एटम को यहाँ के सारे एटम मिलकर अट्रैक्ट करेंगे और इस एटम को यहाँ के सारे एटम भी मिलकर अट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें इक्वल और ऑपोजिट फोर्स आएगा दोनों साइड से। To be more specific, imagine a line of atoms or molecules at the surface. The atoms to the left pull the line towards them, and those to the right pull it towards them. यहाँ के एटम यहाँ खींच रहे हैं और यहाँ के एटम यहाँ खींच रहे हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसका। This line of atoms is in equilibrium under tension. ये जो लाइन ऑफ एटम्स है ये इक्विलिब्रियम में तो है, पर दोनों तरफ से इसको खींचा जा रहा है। ये लाइन टेंशन में है, हाँ, हालांकि इस पे नेट फोर्स 0 है तो ये इक्विलिब्रियम में तो है। The line of atoms is in equilibrium under tension. If the line really marks the end of the interface, there is only the force per unit length acting inwards. कहता अगर ये बाउंड्री की लाइन है तो यहाँ फिर एक ही तरफ का फोर्स रहेगा, दूसरी तरफ का फोर्स नहीं रहेगा। फिगर 10.16a। ठीक है, वो हम आप तो खैर यही देखिए कि मान लीजिए इस तरफ कुछ है ही नहीं, बस यहीं पे खत्म हो रही है ना। If the line really marks the end of the interface, there is only the force per unit length acting toward inwards.
अच्छा, मतलब ये यहाँ का होगा तो फोर्स अंदर ही होगा खाली। खैर हम अंदर की तरफ के फोर्स की बात करने में इंटरेस्टेड है ही नहीं, वो कंफ्यूज कर देगा हमें। मैं तो बस आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर कभी एक तरफ का फोर्स ना हो, मान लो केरोसिन डाल दो, केरोसिन से सरफेस टेंशन कम हो जाती है, तो इस तरफ सरफेस टेंशन ज्यादा है, इस तरफ सरफेस टेंशन कम है, नहीं है, तो फिर इस तरफ नेट फोर्स लगेगा और फिर चीज अगर यहाँ रखोगे तो वो यहाँ खींच के चली जाएगी। इनवर्ड्स वाली बात ना करें, कंफ्यूज करेगा। टेंजेंशियल टू द इंटरफेस की ही बात करें केवल। टेबल 10.3 gives the surface tension of various liquids, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। The value of surface tension depends on temperature। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट बात लिख दीजिए, 4 स्टार दे दीजिए और लिख दीजिए as temperature increases surface tension decreases। Surface tension of a liquid decreases। टेम्परेचर के बढ़ने से लिक्विड की सरफेस टेंशन कम हो जाती है। और याद दिलाने के लिए ये भी लिख दीजिए विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड आल्सो डिक्रीजेस। विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड आल्सो डिक्रीजेस। जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी सरफेस टेंशन भी कम होती है और उसकी विस्कोसिटी भी कम होती है। रीजन तो इसने नहीं दिया है, हमें शायद बहुत आवश्यकता भी नहीं है, पर थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। एक्चुअली जो सरफेस टेंशन भी है और जो विस्कोसिटी भी है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण पैदा होता है, बेसिकली कोहेसिव फोर्सेस के कारण पैदा होता है। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगे, ऐसे ही कुछ आप लिख सकते हैं। बोथ सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, both surface tension and viscosity are due to intermolecular forces। both surface tension and viscosity are due to intermolecular forces। and as temperature increases, the intermolecular forces, the strength of the intermolecular forces decrease। as temperature increases, the strength of the intermolecular forces decrease। टेम्परेचर के बढ़ने से the strength of the intermolecular force decrease हो जाता है। the strength of the intermolecular force decreases। बस, therefore surface tension decreases। यहाँ हम बात केवल लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, गैसेस की बात नहीं कर रहे। लिक्विड्स में तो चाहे टेम्परेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी भी कम होती है। हमें तो पता है शहद हनी टाइप की चीज है, ग्रीस टाइप की चीज है, ये हाईली विस्कस है, हीट करते हैं तो ये थोड़ा जल्दी फ्लो होने लगते हैं। कोकोनट ऑयल है, इसकी विस्कोसिटी सर्दी के दिनों में बढ़ जाती है, पूरा जमने के पहले तो यही बोलेंगे हाईली विस्कस हो गया, और हीट कर दिया तो इजीली फ्लो होने लगता है, विस्कोसिटी कम हो गई और सरफेस टेंशन भी कम हो गई। बस, a fluid will stick to a solid surface if the surface energy between fluid and the solid is smaller। ये लाइन चलिए हम लिख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, फ्लूइड जो है सॉलिड सरफेस पे चिपक जाती है, जैसे कि पानी को कांच पे रखेंगे तो पानी और कांच चिपक जाएंगे, मतलब पानी जो है कांच को अच्छा गीला कर देगा, और मर्क्यूरी को रखेंगे तो वो ग्लोब्यूल के रूप में ही रहेगा, इट विल नॉट वेट। उसका उसने एक रीजन लिखवाया, मैं क्वेश्चन के रूप में लिख लेता हूं। क्वेश्चन लिख दीजिए why does a solid, yeah, when does a liquid wet the solid? When does a liquid wet the solid in contact? When does a liquid wet the solid in contact? पानी को कांच पे रखेंगे तो पानी कांच पे को पूरा भिगो देती है, बस उसको हम जवाब दे रहे हैं। मैं इसे इंपॉर्टेंट नहीं मानता, लिख दीजिए a fluid will stick to a solid surface। a fluid will stick to a solid surface मतलब wet, गीला कर देगी। a fluid will stick to a solid surface if the surface energy between the fluid and the solid, if the surface energy between the fluid and the solid is smaller than the sum of surface energies between solid air and fluid air।
than the sum of the surface energy between solid air and fluid air. ये अगर ग्लास है और ये इस पे पानी है, ये वाटर है, तो यहाँ पर एक फिल्म बन रही है। ये जो फिल्म है ये एयर और वाटर की, ये जो फिल्म है ये एयर और ग्लास की है, और ये जो फिल्म है, ये जो कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पर, ये जो फिल्म है ये वाली, ये जो फिल्म है ये वाटर एंड ग्लास की है। तो कह रहा है वाटर और ग्लास के बीच में जो सरफेस एनर्जी आ रही है वो अगर कम हो तो ये दोनों मिलके शायद इसको प्रेस कर देंगे, दबा देंगे, चिपक जाएगा। ये रीजन मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है और मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं। कह रहा है इन दोनों के बीच में जो सरफेस एनर्जी है वो कम हो और ये सरफेस एनर्जी ज्यादा हो तो ये चिपक जाएगी। मैं इसे फोर्सेस के टर्म्स में तो समझा सकता हूँ कि भाई पानी और कांच के बीच में जो एडिशन का फोर्स है वो ज्यादा है और आपस में जो पानी और पानी के मॉलिक्यूल्स में जो कोहेशन का फोर्स है वो कम है। तो ये एडिशन का फोर्स ज्यादा है तो एडियर हो जाता है, ये चिपक जाता है। ठीक है, इन्होंने जो रीजन दिया है वो मुझे ज्यादा समझ आ नहीं रहा और मुझे इंपॉर्टेंट लगता भी नहीं है। साफ साफ वो बोल रहा है बाद में, नाउ देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड सरफेस ऑफ द लिक्विड। फाइनली लिक्विड और सॉलिड के बीच में अट्रैक्शन तो हो रहा है, तो ये जाके चिपक जाएगी और गीला कर देगी। नाउ देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड द लिक्विड, इट कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। वो फिर एक अलग बात हो गई। इसने पहले तो ये कहा था कि सॉलिड कौन सी, किस कंडीशन में लिक्विड जो है वो सॉलिड को वेट कर देगी, किस कंडीशन में लिक्विड जो है वो सॉलिड को वेट कर देगी। तो सरफेस एनर्जी के टर्म में उसने बताया है, रट हम सकते हैं चाहे तो, और ये कभी कोई पूछेगा नहीं आपसे। सॉलिड और लिक्विड जो डायरेक्टली चीजें हैं, जो फ्लूइड है, उनकी सरफेस एनर्जी कम हो, बाकी पेयर्स ऑफ सरफेस एनर्जीज, बाकी पेयर्स ऑफ इंटरफेसेस के कंपैरिजन में इनकी सरफेस एनर्जी कम हो तो चिपक जाएगी। खैर, तो ये जरा एक लास्ट बात हम कर लेते हैं। ये 10.18 है और यही हम भी हेडिंग दे देते हैं, मेजरिंग सरफेस टेंशन। मेजरिंग सरफेस टेंशन मेरे हिसाब से ये वाले एक्सपेरिमेंट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे कभी कोई क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं देखे गए, बनाए जा सकते हैं, आए भी हैं, सॉरी आए हैं। सवाल तो वही है जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी एक प्रकार से, पर इस तरह से प्रेजेंट कर देंगे तो आपको लगेगा कि यार ये पता नहीं क्या इन्होंने सेटअप में दिया है। डिस्कशन तो एग्जैक्टली वो है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बैलेंसिंग अ नीडल वाला। ठीक है, मैं इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप की ही आपसे पहले बात कर लूं। कहता फ्लैट वर्टिकल ग्लास प्लेट below which a vessel of some liquid is kept forms one arm of the balance. Okay, and the plate is balanced by weights on the other side with the horizontal बस other side, दूसरी साइड weights रखे ना। यहाँ वो कह रहा है कि ऐसी फ्लैट ग्लास प्लेट है जिसने काली सी दिखाई है ना, कह रहा है ये जो है ग्लास प्लेट है, फिर ये तराजू है, ये उसका फलक्रम, और तराजू के दूसरी साइड इसने वेट टांगा हुआ है। डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है, चलेगा। ये फ्लैट ग्लास प्लेट है जिसे धीरे से पानी पे टच कर देगा बाद में। अभी तो ये शायद हवा में एक्सपेरिमेंट कर रहा है। यहाँ इसने बैलेंस के लिए ये वाला जो वेट है वो डब्लू टांगा हुआ है, काउंटर पॉइस किया हुआ है। इसको इसके बैलेंस करने को कहते हैं काउंटर पॉइस। ऐसे बस वर्ड्स बड़े बड़े यूज करके परेशान कर सकता है। बैलेंस करने को वो बोल सकता है काउंटर पॉइंट्स। इंग्लिश अगर हमारी गड़बड़ हो तो हमें इन सबसे तकलीफ हो जाएगी। मैं तो इसलिए हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपको जब मीडियम भरना चाहिए एग्जाम का, वो हिंदी मीडियम भरना चाहिए। उसमें पेपर आपको हिंदी में भी मिलता है और कंपल्सरीली इंग्लिश में भी मिलता ही मिलता है। किसी भी रीजनल लैंग्वेज के साथ इंग्लिश में पेपर देना आवश्यक होता है, क्योंकि इंग्लिश वर्जन को ही सही माना जाता है। अगर कभी ट्रांसलेशन मिस्टेक होती है तो वाइस रेयर कभी पर ऐसा चांस हो सकता है कि अपने को ना समझ में आए, तो अपन देख तो सकते ही हैं हिंदी मीडियम में। ओवरऑल और भी कई फायदे हैं जो मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा। ये ग्लास प्लेट है, तराजू है, तराजू के एक तरफ तुमने ग्लास प्लेट टांगी है और एक तरफ एक वेट से काउंटर पॉइस किया है, इसको बैलेंस किया है।
कहता फ्लैट वर्टिकल ग्लास प्लेट, फ्लैट वर्टिकल ग्लास प्लेट। अब इसको वर्टिकल क्यों बोला है पता नहीं, शायद हॉरिजॉन्टल बोलना चाहिए था। फ्लैट वर्टिकल ग्लास प्लेट बिलो विच अ वेसल ऑफ सम लिक्विड इज केप्ट। यहाँ पे अब मैं एक लिक्विड रख दूंगा। फॉर्म्स वन आर्म ऑफ द बैलेंस, ये बैलेंस की ये एक आर्म है, बीम बैलेंस तराजू। द प्लेट इज बैलेंस्ड बाय वेट्स ऑन द अदर साइड, ये अभी इसको ये बीम हॉरिजॉन्टल है, बैलेंस दिखा रहा है। जब बीम हॉरिजॉन्टल होती है तो हम मानते हैं कि हाँ कबाड़ी जो आया रद्दी बेच जो हमने इसको जो बेची है वो दोनों तरफ के वेट्स बराबर है। विद दिस हॉरिजॉन्टल एज जस्ट ओवर वाटर, ये जो हॉरिजॉन्टल एज है, ये जो हॉरिजॉन्टल एज है ये पानी के जस्ट ऊपर है। द वेसल इज रेज्ड स्लाइटली till the liquid just touches the glass plate and pulls it down a little because of surface tension। ठीक है, ये तो पहले सब कर लिया सेटअप। अब यहाँ पर इसको ऐसे इसमें धीरे धीरे पानी डालते गए और ये कंडीशन ऑब्टेन कर ली। ये जस्ट टच कर रहा है, ये कंडीशन ऑब्टेन कर ली कि ये जस्ट टच कर रहा है। इसके बारे में शायद कुछ मैं ज्यादा ना लिखवाऊं। The plate is balanced by weights on the other side with its horizontal edge just over water. The vessel is raised slightly. Vessel को ही पूरा इसने ऊपर उठा लिया। The vessel is raised slightly till the liquid just touches the glass plate and pulls it down a little because of surface tension। अब इस पे surface tension का जो force काम करेगा ना, वो अंदर की तरफ काम करेगा। ये जरूर डायरेक्शन परेशान करने वाली है। When plate just touches the water layer at top, force of surface tension pulls the weight, pulls the plate, ये plate है, glass plate, pulls the plate vertically down। शायद यहाँ ऐसा कॉन्टैक्ट बनता होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, शायद ऐसा कॉन्टैक्ट बनता होगा। ये फोर्स इस पे, फोर्स तो टेंजेंशियल टू द लिक्विड कॉलम होता है। आप कहते हैं वेट्स आर एडेड टिल द प्लेट जस्ट क्लियर्स वाटर। अब तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट डालोगे इस पे। वेट्स आर एडेड, यहाँ थोड़ा सा वेट हम और डाल देंगे। When plate just touches the water layer at top, force of surface tension pulls the plate vertically down। तो एक्चुअली इस प्रकार से इफेक्टिव वेट बढ़ गया ना इस तरफ। अगर इस पे एक फोर्स नीचे लग रहा है तो इसका इफेक्टिव वेट बढ़ गया। अब यहाँ वेट ऐड करिए डेल्टा डब्ल्यू, ताकि इधर भी एक फोर्स बढ़ जाए, नीचे लगे mg, इसका एक और लगे। ये सपोज द एडिशनल वेट रिक्वायर्ड इज w। अच्छा, ये w पहले इसका डायग्राम में इन्होंने जैसा बनाया वैसे ही हम बना लेते हैं। ये पहले से एक कुछ रखा था, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा रखना पड़ा है मान लीजिए वो w है एक्स्ट्रा। पहले तो प्लेट के वेट को ये वेट बैलेंस कर रहा था, फिर हमने इसका पानी से टच कराया तो इस पे एक सरफेस टेंशन का फोर्स नीचे काम कर रहा है। तो इधर भी एक एक्स्ट्रा फोर्स रखो जो नीचे काम करे। अभी तो ये भारी हो गया, ये भारी हो जाएगा तो ऐसे टिल्ट हो जाएगा तराजू, तो तुम और वेट रखो ताकि ये बीम वापस हॉरिजॉन्टल हो जाए। बस वेट्स आर एडेड टिल द प्लेट जस्ट क्लियर द वाटर, मतलब वापस वही पुरानी कंडीशन में आ जाए। सपोज द एडिशनल वेट रिक्वायर्ड इज w। ये जो एडिशनल वेट रखा है बाद में हमने, मान लीजिए बस यही w है। Then from the equation there's this and a discussion given there, the surface tension of the liquid air interfaces। अब वो सरफेस टेंशन को तो मैं तो आपको समझा ही चुका हूं कि अब एक प्रकार से आप इसके वेट को बैलेंस कर रहे हैं। तो अब तो वो इसका जो mg है वही इसका सरफेस टेंशन इंटू 2L है। तो सरफेस टेंशन को ऐसे ही लिख रहा है, सरफेस टेंशन को ये ऐसे मैं टी से ही लिखना पसंद करता हूं। एनसीईआरटी ने से बोला है सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एयर इंटरफेस। सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एयर इंटरफेस जो कि टेंशन है वो mg/2 है। ये where m is the extra mass
m is the extra mass and L is the length of the plate edge. Subscript LA emphasizes the fact that the liquid air interface tension is involved. बस यही ध्यान रखिए आप। तो मैं से या तो क्वेश्चन के रूप में आपको अलग से लिखवा देता हूँ ये सारा का सारा सेटअप, ये बात कवर हो जाएगी। क्वेश्चन के रूप में हम इसे लिख लेते हैं इन द डायग्राम शोन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, किताबों में मिल जाएंगे। इन द डायग्राम शोन अ प्लेट का वेट नहीं दिया है ना, प्लेट ऑफ अननोन वेट इज जस्ट बैलेंस्ड by suitable weights in other pan of a balance। ये डायग्राम में a plate of unknown weight is just balanced by suitable weights in the other pan of balance। यहाँ हम चाहें तो वो डायग्राम दिखा सकते हैं कि ये प्लेट है, ये तराजू का फलक्रम है, यहाँ पर ये तराजू का अगला पैन है और यहाँ कुछ वेट्स हमने रखे हुए। ये पहले इनिशियल कंडीशन। इन द डायग्राम शोन अ प्लेट ऑफ अननोन वेट, ये प्लेट है, इज जस्ट बैलेंस्ड बाय सूटेबल वेट्स इन द अदर पैन ऑफ द बैलेंस। अब आगे कह रहा है नाउ द प्लेट इज जस्ट मेड टू टच the top surface of a liquid contained in a beaker as shown, and to counterbalance additional mass m is added on left pan। ये राइट पैन है, मेरा डायग्राम का जो मेरा जो राइट पैन है ये। बस तो आपको अब सरफेस टेंशन निकालनी है। लिक्विड एयर की बीच सरफेस टेंशन कितनी है वो बतानी है। तो ये डायग्राम तो मैं अब यहां बना सकता हूं, इस तरफ बना देता हूं ये डायग्राम। ऐसा यहां जस्ट टच करा दिया किसी लिक्विड से। ये लिक्विड है और ये एयर है। सॉलिड कौन सी है उससे हमें मतलब नहीं है। और इस तरफ ये जो राइट पैन है इसमें कुछ मास तो ऑलरेडी था, एक्स्ट्रा मास m यहाँ ऐड किया है मैंने। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिल सकता है। बेसिक बात यह है कि ये जो m है ये इधर इस पे प्लेट पे फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन को बैलेंस कर रहा है। सॉल्यूशन में मैं ये लिखूंगा वेट ऑफ एडिशनल मास kept on right pan balances the forces of surface tension on the plate on left side। बस भाई इधर जो नई सिचुएशन क्रिएट हुई है वो इतनी ही हुई है कि इस पे सरफेस टेंशन का एक फोर्स काम कर रहा है, दोनों ही डाउनवर्ड्स काम कर रहे हैं। ये जो m है इसका mg भी डाउनवर्ड्स काम कर रहा है। और इधर सरफेस टेंशन का फोर्स एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और टफ बात केवल ये है कि यहाँ सरफेस टेंशन का फोर्स नीचे काम कर रहा है। वो डिपेंड करता है कि इस पे जो बाउंड्री बनी है वो कैसी बनी है। लिक्विड की बाउंड्री शायद यहाँ ऐसी एकदम बनी होगी, लिक्विड की बाउंड्री ऐसी बनी होगी तो फोर्स सरफेस टेंशन का यहाँ काम करेगा टेंजेंशियल।
ये अगर आपके अभी समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप इसे इग्नोर कर दीजिए, डायरेक्शन को इग्नोर कर दीजिए। पक्का है कि जब यहाँ एक्स्ट्रा वेट रखना पड़ रहा है आपको, तो बस इधर mg, इधर एक एक्स्ट्रा फोर्स डाउनवर्ड्स है, तो जरूर इधर भी फोर्स डाउनवर्ड्स ही होगा। आप तो अगर सिर्फ सॉल्यूशन पर ध्यान दें, रीजनिंग पर थोड़ा सा फोकस कम करें, तो ये पक्की बात है कि इधर के mg को यहाँ पर फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन से इक्वेट करें। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन की डायरेक्शन निकालना हमेशा दिक्कत देगा आपको, पर यहाँ इधर जो चेंज आया वो ये कि कांटेक्ट बना, यानी फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऐड किया, और इधर जो डिफरेंस आया वो ये कि हमने मास रखा। तो जरूर बस mg इज इक्वल टू, इसके mg से मतलब नहीं है, इस पे फोर्स T इंटू 2 है। बस ये पतली सी प्लेट होगी शायद। अच्छा, वर्टिकल इसीलिए उसने बोला, डायग्राम में गलत दिखाया है थोड़ा, इसे मैं समझ गया क्या चाह रहा है। डायग्राम में इसने हॉरिजॉन्टल दिखाया है, पर इसे बहुत पतली सी ऐसी प्लेट दिखानी थी, ऐसी प्लेट दिखानी थी ये, और फिर इसको मैं पानी के कॉन्ट्रैक्ट में लाता तो फिर वो नीडल वाला ही केस हो जाता। ये इसको प्लेट को ना ऐसा रखा है इसने, ऐसे लेटाया नहीं है, ऐसे रखा है, तो अब तो ये नीडल ही हो गई ना, एक प्रकार से नीडल वाला केस ही हो गया ना। जो भी कांटेक्ट का पेरीमीटर है, दोनों सब तरफ का मिला के अगर ये ऐसे रखा है तो एल इधर का और एल इधर का, तो लेंथ ऑफ कांटेक्ट 12 हो गई। बस ऐसा सोचो आप, तो बस इसको ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, तो पानी यहाँ भी कांटेक्ट में है सॉलिड के, और पानी यहाँ भी कांटेक्ट में है सॉलिड के। हालांकि वहां मुझे एयर से मतलब होता है, पर मेरे को पानी ज्यादा आसानी से दिखता है। जहाँ पानी सॉलिड के कांटेक्ट में है, वहां पानी और एयर के मॉलिक्यूल जो है ना, वो जो फोर्स लगा रहे हैं वो सॉलिड पे भी लगा है। जहां पानी सॉलिड के कांटेक्ट में है, उसी जगह यही मॉलिक्यूल पानी के एयर के भी कांटेक्ट में है। अब एयर और पानी के बीच में जो फोर्स है, वो फोर्स प्लेट पे भी तो लग रहा है ना, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स जो भी है। बस आप तो सिर्फ अगर इक्वेशन बनाने की बात है, तो पक्की बात है कि यार बाद में यहाँ सरफेस टेंशन का फोर्स आया, और तुम कह रहे हो कि उसको अब बैलेंस करने के लिए तुम्हें यहाँ मास m एक्स्ट्रा रखना पड़ा, तो बस इसका मतलब इसका mg और इसके इक्वल टू सरफेस टेंशन का फोर्स। जब भी बोलता है ना कि मेरे को अब एडिशनल इतना फोर्स लगाना पड़ा, ऐसी एक लाइन फाइनल और लिख दीजिए कि इन दिस चैप्टर whenever a question says that additional force required is this much, is dash dash dash. Whenever a question says that, and now the additional force required is dash dash dash, जो भी सिचुएशन के लिए बोल रहा हूं, एडिशनल फोर्स इतना है, बस इक्वेट इट टू फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। पहले कोई सिचुएशन दे देगा, फिर बोलेगा एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड इज दिस। पहले कोई सिचुएशन देगा, फिर उसमें कोई चेंज करेगा, और अब बोलेगा एडिशनल फोर्स इतना है, तो ये जरूर फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन से इक्वेट कर दो। और डायरेक्शन में अगर तुमने दिमाग लगाया तो तुम्हारा सवाल में से कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। भाई डायरेक्शन पूछी हो तो डायरेक्शन सोचो, डायरेक्शन पूछी नहीं है, उसने पूछा है आप सरफेस टेंशन बताइए, तो जहां m रखा है और यहाँ सरफेस टेंशन का फोर्स आया है, डायरेक्शन से क्या लेना देना, दोनों को इक्वेट ही करना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन मांगी हो तो डायरेक्शन के बारे में सोचो, वरना डायरेक्शन के बारे में सोचोगे तो चैप्टर में से कॉन्फिडेंस खत्म ही हो जाएगा। ये पक्का है कि मुझे इधर के फोर्स और इधर के फोर्स को इक्वेट करना है, और अगर ये नीचे काम कर रहा है तो ये भी नीचे ही होगा। खैर दोनों नीचे है या दोनों ऊपर है, एक ऊपर है एक नीचे, हमें क्या करना। अगर ये बैलेंस कर रहा है तो दोनों को मैं तो इक्वेट करूंगा। जो एडिशनल मास रखा है मैंने उसके एम को लिया, प्लेट के एम को नहीं लिया। अब की बार ये प्लेट का एम नहीं है, नीडल में तो प्लेट का ही एम था। नीडल में जो मैंने नीडल वाला सवाल कराया था आपको, उसमें तो ये नीडल का ही एम था, और नीडल पे ही सरफेस टेंशन का फोर्स काम कर भी रहा था, जो उसी से रिलेटेड है। अब की बार उसने प्लेट ऐसे रखी है, ये पानी के अंदर ऐसे रखी है, जस्ट टच नहीं कराया, ऐसे भी रखेगा तो भी बात एक ही है, तो भी पूरा अंदर भी रखा है तो भी जहां कांटेक्ट हो रहा है वो ये लेंथ है और वो ये लेंथ है, तो T इंटू एल का एक फोर्स यहाँ भी काम करेगा और T इंटू एल का फोर्स यहाँ भी काम करेगा, या ऊपर या नीचे, और जिस लेंथ पे काम करेगा वो L इधर भी होगी और L इधर भी होगी, बात खत्म। So that is all for today guys, thank you.